सखियों, लखनऊ की सरजमी से पूरी दुनिया में उर्दू अदब का प्रतिनिधित्व करने वाली जिस अजीम शख्सियत से आज हम अपनी सखियों से बातचीत के माध्यम से मुलाकात कराने जा रहे हैं, वो है मोहतरमा आयशा सिद्दीकी साहिबा। आयशा सिद्दीकी साहिबा इल्मी व अदबी घराने से ताल्लुक रखती हैं। गुज़िश्ता कई सालों से आप उर्दू अदब की खिदमत कर रही हैं। आपने महज 9 साल की उम्र से बच्चों की कहानियां लिखना शुरू की और अफसानों की दुनिया में आलमी शोहरत या यूं कहें कि प्रसिद्धि हासिल की। आपके अफसानों में महिलाओं की समस्याओं पर भी ज्यादा जोर दिया गया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मेरे मस्तिष्क में ख्याल आया कि आपसे कुछ ऐसी बातचीत की जाए जो मौजूदा समाज के लिए उपयोगी हो, साथ ही आपकी सोच और आपकी लेखनी के माध्यम से समाज की किशोरियों और महिलाओं को भी फायदा पहुँचे। मोहतरमा आयशा सिद्दीकी साहिबा, आपका हमारे महिलाओं के कार्यक्रम अपराजिता में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। बहुत शुक्रिया। आपसे बात करके मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। आज मैं आपके बीच में आई हूँ, आप सबसे बोलूं, बात करूं, बहुत अच्छा लगेगा। आपने जानना चाहा कि मैंने महिलाओं पे क्यों जोर दिया है। तो बचपन से मैंने लिखना शुरू किया, तब तो ये था कि मैं अपने को शायद अपने लेखन से ही प्रकट कर पाऊं, तो मैंने लिखना शुरू किया। और जब मैं लिखती हूँ तो आप समझ लीजिए कि मैं चूंकि खुद एक महिला हूँ तो मेरा ध्यान महिलाओं की तरफ गया। हालांकि जब मैंने लिखना शुरू किया तो बच्चों की कहानियां पहले लिखी और बच्चों की कहानियों के माध्यम से मैंने अपने आप को जाहिर किया। जो कुछ मैं देखती थी, जो कुछ मैं सोचती थी, वो मैंने अपनी कहानियों में जाहिर किया और उनमें लड़कियों के बारे में भी बहुत कुछ आया। जब मैं देखती हूँ कि महिलाएं पिछड़ी हैं, महिलाओं को दबाया जाता है, महिलाओं के साथ अत्याचार भी होते हैं और कभी कभी महिलाएं जो कुछ कर सकती थी वो करने का उन्हें मौका नहीं दिया जाता है, या ये कि जो कुछ काम करती उन्हें बीच में रोक दिया जाता है। तो दिल चाहा कि मैं बताऊं कि ऐसा नहीं होना चाहिए और उनको भी समाज में जीने का हक है, उन्हें भी अपनी ताकत को जाहिर करने का हक है और अपनी शक्ति का उपयोग करने का हक है। तो मैंने उनके बारे में लिखना शुरू किया और जो भी लिखा उसमें कहीं न कहीं मेरी ये आवाज जाहिर जरूर हुई। जी, आपने इतनी अच्छी बात बताई कि महिलाओं के ऊपर आपने लिखना शुरू किया। तो सबसे पहले आप हमारी सखियों को ये बताइए कि आपको लिखने में दिलचस्पी कैसे हुई? देखिए, जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ वो सचमुच एक साहित्यिक परिवार था। मेरे पिता तो बहुत बड़ी साहित्य की फिगर थे, बहुत कुछ उन्होंने काम किया था, लेकिन मैं बहुत छोटी थी जब उनका देहांत हुआ। मेरे भाई बहन भी सब छोटे थे, लेकिन जो माहौल, जो वातावरण वो छोड़ गए थे वो बहुत साहित्यिक था। मेरी माता जी थी, उनको भी लिखने पढ़ने में बहुत दिलचस्पी थी और बहुत पढ़ती थी, वो बहुत साहित्यिक थी। तो हमारे पिता जो धरोहर छोड़ गए, जो बहुत बड़ी लाइब्रेरी छोड़ गए, बहुत कीमती किताबें छोड़ गए, उसको भी वो पढ़ती रहती थी और जो वो पढ़ती थी अपनी बातों से, अपनी कहानियों से वो बातें हमारे दिल में उन्होंने उतारी। तो हमको भी उसमें दिलचस्पी पैदा हुई और पता नहीं कैसे दिल में ये बात उतर गई कि हमें अपने आप को जाहिर करना है। तो एक चित्रकार चित्र बनाकर अपने को जाहिर करता है और शायर अपनी शायरी में। तो मुझे लगा कि शायद मैं लिख कर अपने को प्रकट कर सकती हूँ। तो जैसे ही मैंने लिखना पढ़ना सीखा, मैंने छोटी छोटी कहानियां लिखना शुरू की और बच्चों की कहानियां लिखना शुरू की। जी, आपने 9 साल की उम्र से लिखना शुरू की। जी, क्या सोच के आपने वो कहानी लिखी? बस जो कुछ मैं देखती थी और अपना कुछ कहना चाहती थी, तो बस मुझे लगा कि शायद यही एक जरिया है। किसी का किसी पर जुल्म, कोई भी गलत चीज जिसको मैं प्रकट करना चाहती हूँ। तो मैंने बिल्ली को देखा जो चिड़िया के बच्चे को पकड़ लेती है, तो चिड़िया जो उसके मुकाबले में कमजोर है तो वो क्या कर सकती है, भाई ये मेरे दिल में ख्याल आया, तब पहली कहानी लिखी और फिर सिलसिला चल निकला था। यहाँ पे ये बात भी बताऊं आपको, एक बार कलम उठा लिया हाथ में तो फिर वो कलम चलते ही रहा और उस छोटी सी उम्र में, समझिए मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ, मेरी पहली कहानी छप भी गई और उसके बाद फिर वहाँ से मुझे पत्रिकाएं आने भी लगी और मैं फिर लिखती ही गई। जब आपने लिखना शुरू किया उस दौर में तालीम हासिल करने के लिए एक लड़की को किस तरह की जद्दोजहद करनी पड़ी थी और आपने पढ़ाई के लिए किस तरह की परेशानियों का सामना किया? देखिए, मैंने लिखना तो बहुत छोटी उम्र में शुरू किया, जब मेरी शिक्षा शुरू हुई थी। मैंने आपसे बताया ना कि मेरे फादर का देहांत बहुत छोटी उम्र में हो गया, तो जाहिर है मुझे हर चीज में जद्दोजहद करना ही करना थी। तो मेरी माँ, उनको भी जीने के लिए जद्दोजहद करना थी क्योंकि वो अकेली रह गई थी। तो उन्होंने कोशिश की कि हम सबकी एजुकेशन हो, तो स्कूल में नाम लिखा दिया। फिर मैंने अपनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए खुद ही कोशिश की, मेहनत करती रही। पढ़ाई में बहुत रुचि थी मुझे, तो मैं छोटी मोटी कहानियां भी लिखती रही और पढ़ती भी रही। ये वो जमाना था जब लड़कियों की पढ़ाई पे कोई खास जोर नहीं देता था।
मेरी माँ को चूंकि पढ़ने में दिलचस्पी थी, उन्होंने जोर दिया। लेकिन आमतौर से मैं देखती थी कि लोग लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते थे, छोटी सी उम्र में पर्दा करा देते थे, घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। तो क्या आपकी वालदा भी पर्दा करती हैं? मेरी वालदा और मेरी बड़ी बहनों और सब लोग सब पर्दा करती थी। और मुसलमान हिंदू परिवारों में भी और दूसरे परिवारों में भी लड़कियों को बाहर नहीं भेजा जाता था। डोली में जाए। डोली वाला तो मुझसे थोड़ा पहले का दौर था कि जब एजुकेशन शुरू हुई है तो लड़कियों के स्कूल नहीं, और स्कूल भेजने को तैयार नहीं होते थे लोग, तो वो पर्दे में जाती थी। शुरू में मुझसे पहले वालियां तो डोली पे भी गई हैं, फिर पर्दे लगे हुए गाड़ियां जैसे लोग ठेला कहते थे उसमें भी भेजा गया है लड़कियों को। लेकिन मेरा जमाना जब आया तो मैं ठेले में नहीं गई हूँ, न मैं डोली में बैठी हूँ, लेकिन पर्दे का जमाना था। मगर मैं छोटी थी तो मैंने पर्दा नहीं किया, मैं जाती रही और उसके बाद फिर मैंने बुर्का ओढ़ा ही नहीं। तो परेशानी बहुत हुई मुझे। जब मैंने इंटरमीडिएट पास कर लिया तो आमतौर से एक तो लड़कियों को बिठा लिया जाता, मेरी माँ ने नहीं बिठाया, तो लड़कियों के स्कूल में पढ़ने भेजा जाता था। मगर मैंने कहा कि नहीं, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ूंगी। मेरी बात को मेरे भाइयों ने बहुत अच्छा नहीं समझा, लेकिन मैं अपनी बात पे अड़ी रही और यूनिवर्सिटी ही गई पढ़ने। तो मैंने लड़कों ही के बीच में पढ़ा और मैंने एक दिन भी बुर्का नहीं ओढ़ा। ये मेरा पैगाम था कि अगर आप अड़ जाइए तो जमाना रास्ता देगा। जी बिल्कुल, थोड़ी मुश्किल आएगी, भाग दौड़ करना पड़ेगी। जी जी। आपने जब तालीम हासिल की तो आपकी जिंदगी का पहला अफसाना या मजमून या शेर क्या था? मैंने शेर कभी नहीं किया, मेरे घर में सब शायर थे। अच्छा। और पूरी हिस्ट्री चली है, परदादा और दादा और पिताजी और सब भाई और सब बहनें सब शायरी करते थे। एक मैं थी जिसने शायरी नहीं की और प्रोज लिखा, तो मैं कहानी लिखती थी। तो पहला अफसाना मैं कभी लिखती थी और चुपके से भाइयों से छुपा के रख लेती थी। पहली कहानी अफसाना जो छपी है, तो जब मैंने इंटरमीडिएट पास करके मैं बीए में गई हूँ उस साल मेरा अफसाना छपा। और मैं सबसे पहले जब अपने डीएस ऑफिस पे फीस जमा करने गई तो क्लर्क ने मेरा नाम पढ़ा, मेरी तरफ देखा और उससे पूछा आप वही हैं जिनकी कहानी छपी है? जी। तो मैंने कहा जी भाई हूँ, तो जो बीए 1 में आई थी मैं। आपको याद है आपका अफसाने का नाम? हाँ, उसका नाम तो मैंने कुछ और रखा था, लेकिन वो एक मैगजीन ने हिंदी में भी निकाला था, शायद उसका नाम उसमें उन्होंने मिस रीता रखा था। मिस रीटा। हाँ। आयशा साहिबा, आपने अभी तक कितनी और कौन कौन से टॉपिक पर कहानियां लिखी हैं? इतनी तो गिनना मुश्किल है जरा सा, लेकिन टॉपिक्स भी देखिए, यूं कहें कि मैं आज इस पे कहानी लिखूंगा ऐसा कुछ नहीं है। एक नजर डालती हूँ, जहाँ कोई चीज मेरे दिल को चुभ जाती है, अच्छी लगती है, या कोई चीज अपील करती है, या कुछ मैं कहना चाहती हूँ, चाहे वो लड़की के बारे में हो, चाहे वो समाज के बारे में हो, चाहे और किसी चीज के बारे में, या तो कोई दर्द आपके अंदर, कोई दर्द मेरे अंदर, जो दर्द मेरा दर्द बन जाता है, चाहे वो किसी बूढ़े को हो जिसको आजकल लोग ठुकरा देते हैं, उस पर तवज्जो नहीं देते हैं। जी। मैंने बूढ़ों पे भी कई कहानियां लिखी हैं जिनको लोग बेकार का सामान समझ के किनारे कर देते हैं। फिर मैं उस पर कहानी लिखने बैठ जाती हूँ और लिखती हूँ, और वो चूंकि दिल को छूती है। मसलन ये कि मेरी एक शागिर्द थी जिसको टांग में कैंसर हुआ था, वो टांग काटी गई थी। अच्छा। तो मैं उसको देखने के लिए हॉस्पिटल गई और मैं लौट के आई तो मैं उसी वक्त बगैर किसी से बात किए बैठ गई, मैंने उस पर कहानी लिखी फौरन। तो ये कहिए कि किस टॉपिक पे, अब चूंकि मैं खुद औरत हूँ तो औरत के गम, उसकी उलझन जल्दी समझ में आती है। तो उन्हें क्या परेशानियां होती हैं, वो कहाँ दुखी होती है, वो क्या क्या करती है जिसको लोग देखते ही नहीं, अप्रिशिएट नहीं करते हैं, तो उनकी तवज्जो गई। तो मेरी कहानी चाहे किसी टॉपिक पे हो, उसमें औरत के दुख, ये परेशानियां या उसकी अच्छाइयां कहीं ना कहीं से आ जाती हैं। कहने का मतलब है कि हर उम्र के लोगों के लिए आपने कहानी, हर उम्र के लोगों के लिए, और कहानी लिखने वाले के लिए कोई उम्र कोई जरूरी नहीं होती, कोई लिंग जरूरी नहीं होता है और कोई टॉपिक जरूरी नहीं होता है। जब आप लिखती हैं तो हिंदी और उर्दू साहित्यकारों की सोच में क्या फर्क देखने को मिलता है? किसी भी लिखने वाले को जबान में ना बांटिए, हिंदी का लिखने वाला ऐसे सोचेगा, उर्दू का लिखने वाला ऐसे। एक ही समाज में जहाँ हम रहते हैं और एक ही चीज को हम देखते हैं कि औरत पे अत्याचार हो रहा है, या ये कि कोई और परेशानी है, जैसे बेकारी है, भूख है। जी। भूख हिंदी लिखने वाले को भी वैसी लगती है, उर्दू लिखने वाले को भी वैसे ही लगती है। उसकी आंख में भी आंसू आता है, हमारी आंख में भी आता है। वैसे भी कहा जाता है कि हिंदी उर्दू भाई बहन है। बस फर्क इतना होता है, अगर किसी खास रीजन में, खास वातावरण में रह रहे हो, तो अगर उस वातावरण के, उस माहौल के रहने वालों का जीवन हमसे अलग है, तो हो सकता है उसकी परेशानी कुछ अलग हो, तो थोड़ा फर्क हो सकता है उसको जाहिर करने, प्रकट करने का ढंग। तो इस तरह से हम देखते हैं हिंदी साहित्य में बहुत से लोग जो गाँव में रहते हैं, उनकी कहानियां बहुत
बहुत जमीन से लगी। गांव में रहती हैं जिन्होंने गांव को बहुत करीब से देखा है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा शहर बनते जा रहे हैं, गांव उजड़ते जा रहे हैं। गांव से देखने का जिनको ज्यादा मौका मिलता है, तो आप देखिए उनकी कहानियां जमीन से ज्यादा जुड़ी हुई होंगी। मैंने तो देखा बहुत से हिंदी साहित्यकारों की बहुत अच्छी कहानियां, जिसमें अक्सर उर्दू में आपको अच्छी कहानियां मिले हों, गाँव से जुड़ी ना मिली हूँ। लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि उर्दू वालों ने कोई गाँव पे नहीं लिखा। जो जुड़े हैं उनके यहाँ भी वो प्रॉब्लम मिल जाएंगे। लैंग्वेज का कोई फर्क नहीं होता, जितना ज्यादा अच्छा सोचने वाला वो उतनी गहराई से सोचेगा। आप किस तरीके के साहित्य लिखना पसंद करती हैं? देखिए, मैं इंसानों के बारे में लिखना पसंद करती हूँ, समाज के बारे में लिखना पसंद करती हूँ, और बच्चों की कहानियों के बारे में? बच्चों की कहानियां लिखना बहुत पसंद है, और जानवरों की कहानियां लिखना बहुत पसंद है। मुझे जानवरों से बड़ा लगाव है। मैं देखती हूँ उनके अंदर जो उनके भाव होते हैं वो बड़े सच्चे और बड़े गहरे होते हैं। अगर वो इंसान के करीब आते हैं तो जो भाव दिखाते हैं वो नकली नहीं होता, वो आखिर तक वैसे ही दिखाते रहते हैं। और इसी तरह मुझे पेड़ पौधों में बहुत दिलचस्पी है, उन सब में बहुत अच्छा लगता है। जंगल का जीवन जो है वो बिल्कुल अलग, तो इसलिए मैंने बच्चों की कहानियां बहुत लिखी, बहुत अच्छी लगती। अब इंसानों में भी, इस समाज में जो जमीन से जुड़े लोग हैं, नीचे वर्ग के जो गरीब हैं, जो जूझते हुए जिंदगी से लोग हैं, जिनको प्रॉब्लम्स बहुत होती, उनकी तरफ मेरा झुकाव ज्यादा है। तो इसीलिए मुझे सीधी सादी जो आजकल रोमांटिक कहानियां कहलाती हैं वो मेरे यहाँ कम मिलती हैं। आयशा बाजी, ये बताइए कि ये शायरी और नस्र में दोनों में से दिलचस्पी किसमें सबसे ज्यादा है आपको? मुझे साहित्य में दिलचस्पी है, और साहित्य में नस्र और नज्म, कविता और गद्य दोनों आते हैं, तो दोनों में मुझे बराबर की दिलचस्पी है। मुझे शायरी सुनना पढ़ना दोनों पसंद है, और मुझे गद्य में कहानियां पढ़ना, लेख पढ़ना दोनों पसंद है। बस क्या वो लेख या वो शायरी अच्छी हो तो मुझे अच्छी लगती और अपनी तरफ अट्रैक्ट करती। जैसे मुझे गालिब पसंद है, कितना पुराना शायर, मगर आज भी हम पढ़ते हैं तो नया लगता है। नस्र और शेर में किस रास्ते से आप समाज तक अपनी बात आसानी से पहुंचा सकती हैं? दोनों ही से पहुंचा सकती हैं, लेकिन शेर चूंकि 2 लाइनों में अपनी बात कह देता है और बहुत दूर तक चला जाता है और बहुत आसानी से पहुंच जाता है, तो अक्सर ऐसा होता है कि गद्य को जब तक कोई बैठ के पढ़े ना, बार बार समझे ना, तब तक वो बात, लेकिन अच्छा गद्य तो पहुंच के ही रहता है, वो बात तो पहुंच के ही रहती है। भाई प्रेमचंद के पैगाम को किसने नहीं सुना और किसके जहन में आज तक नहीं है? आज तक है और याद रखा जाएगा। जो बात शायर कहता है उसकी 2 लाइनें भी जाती हैं और अच्छे साहित्यकार की बातें भी उतनी दूर तक जाती हैं, लेकिन शायर को जरा आसानी होती है, जो कम शब्दों में बहुत कुछ कह जाता है, लेकिन अच्छा पैगाम, एक दिल में पहुंचने वाली बात, चाहे वो गद्य में कही जाए चाहे वो शायरी में कही जाए, जब वो किसी तक पहुंचती है तो सीधी दिल में उतरती है और असर करती है। बदलते हुए माहौल को देखते हुए आयशा बाजी, महिलाओं को सबसे ज्यादा किस बात पर अहमियत देनी चाहिए? शिक्षा। शिक्षा सबसे बड़ी चीज है। हमारी लड़कियां शिक्षा की कमी से पीछे रह जाती हैं। शिक्षा खाली किताबों को पढ़ लेना नहीं है, या डिग्री ले लेना नहीं है, हर चीज में अपने आप को प्रशिक्षित करना और समझना उनको। तो उन्हें पढ़ना भी सीखना है, लिखना भी सीखना है और डिग्री भी लेना, क्योंकि इस समाज में कुछ जगह बनाने के लिए अगर नौकरी जरूरी है तो नौकरी पाने के लिए, अगर किसी शिल्प को अपनाना है तो उसके लिए वो भी जरूरी है, वो भी करना चाहिए। उन्हें शिक्षा को खुद भी प्राप्त करना है और उनके आसपास जो लोग हैं उसकी मदद करना है कि उसके बहन भाई, उसकी साथी सब शिक्षा प्राप्त करें। लड़कियों में सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए किस तरह के माहौल को डेवलप करने की जरूरत है? लड़कियों को शिक्षा दीजिए, पुरुषों को शिक्षा दीजिए तो समाज बदलेगा। अब काम किसी तरह का काम छोटा बड़ा नहीं होता, उन्हें काम करने की आजादी मिलना चाहिए, उनसे करवाइए। लड़कों को भी सही ट्रेनिंग दीजिए जिससे उनका दिमाग इधर उधर भटके नहीं, वो लड़कियों को नुकसान न पहुंचाए। मर्दों को भी ये शिक्षा मिलना चाहिए कि हमें औरत का आदर करना है, तो शायद इस समाज से जो औरत के खिलाफ जुर्म होता है वो नहीं होगा और समाज को बदला जा सकता, उसकी सोच को बदलना। उसका आधार साहित्य बहुत बड़ा है। हेड ऑफ द फैमिली अगर हम मर्द को मानते हैं, ये सब मिलकर समाज बनता है, तो समाज में मर्द को अपनी जिम्मेदारी समझना है और औरत को समाज में कितनी जगह मिलना चाहिए ये भी समझना है, तो समाज बदलेगा। अच्छा, संस्कृति तो हमेशा अच्छी चीजों को लेकर चलती है, संस्कृति का पालन तो करना है, औरत करती है। हमें उसके साथ जो नई चीजें अच्छी हैं औरत को भी लेना है, मर्द को भी लेना है, तभी वो संस्कृति को बदलेगी। वो तो बहती धारा है, उस धारा में हमें कीचड़ नहीं डालना है, फूल खिलाना है। बिल्कुल। जवानों ये सदाएं आ रही हैं आबशारों से, चट्टानें चूर हो जाएं जो हो अज़्म सफर पैदा।
वाह, बहुत खूब। और आर्थिक स्थिति के बारे में क्या कहना चाहेंगी महिलाओं की? जब हर एक खाता है, हर एक कपड़े पहनता है, हर एक घर में रहता है, तो हर एक को मेहनत भी करना है। और फिर समाज ने हमें बराबरी का हक, लड़की और औरत बराबरी का हक मांग रही है, हालांकि मांगना उसे चाहिए नहीं, उसका हक बनता है। उसका तिरकी अपने मुकद्दर की मिटाने के लिए छीन कर चांद सितारों से उजाला ले लो। ये उजाला तुम्हारे हक का भी है, काम भी बराबर का वो करे, तभी वो बदलेगी, तभी समाज बदलेगा, तभी उन्नति होगी। मोहतरमा आयशा सिद्दीकी साहबा, हमने लड़कियों और महिलाओं की बात की, उनकी शिक्षा की बात की, लेकिन एक वक्त के बाद या ये कहें कि स्कूल कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी या फिर जिंदगी की उलझनों में ऐसे उलझ जाते हैं कि वो इल्मी दुनिया से दूर होती चली जाती हैं। ऐसे लोगों से आप क्या कहना चाहेंगी? इल्मी दुनिया क्या कहिए कि किताबें पढ़ने से दूर हो जाते हैं, इल्म तो हमें कहीं न कहीं से मिलता रहता है। हाँ, आपने सही कहा कि जब हम पढ़ने लिखने के बाद अपनी पारिवारिक जीवन, घरेलू जिंदगी में जाते हैं या नौकरी या घर में रहना, तो हम भूल जाते हैं कि कभी हम स्टूडेंट थे, विद्यार्थी थे और किताब को उठा के ताक पे रख देते हैं। ये नहीं होना चाहिए। जो किताबें हमने पढ़ी हैं वो हमारे साथ रहना चाहिए, उनको कभी न कभी उलट के देखना चाहिए। हम टीवी देख रहे हैं, टीवी भी पीछे की चीज हो गई, हम फोन पर कुछ देख रहे हैं, अपने मोबाइल पर कुछ देख रहे हैं, जहाँ कहीं भी, तो उससे बहुत कुछ हम सीख रहे हैं। लेकिन जो हमारे पुराने लेखक छोड़ गए हैं या जो आज भी लिख रहे हैं, उसमें क्या कुछ अच्छा बंद है जिसको हमने कभी पढ़ा था, उसको उलट के देखते रहना चाहिए, क्योंकि वो परमानेंट आपके पास है। तो कोशिश करिए कि आप कभी न कभी बाजार जाएं, जहाँ आप अच्छे कपड़े खरीद के लाती हैं, जहाँ आप फैशन की कोई चीज लाती हैं, कोई डेकोरेशन पीस लाती हैं, अच्छी किताब भी लाया कीजिए। बिल्कुल। एक जमाना था, अब वो जमाना धीरे धीरे घट रहा है कि हम अपने बच्चों को बहलाने के लिए बच्चों के मैगजीन थे। आज वो मैगजीन इसलिए नहीं चल पाते कि बच्चे उन्हें पढ़ते नहीं। और वजह क्या है? कारण ये है कि हम रेडियो से टीवी से फिर मोबाइल, इन सबको आप देखिए, इन सबसे आप बहुत कुछ सीखिए और इसने बहुत फायदा भी पहुंचाया। लेकिन इसके साथ साथ पुराने जमाने में जो हमारे साधन थे, जो हमारी लाइब्रेरीज थी, जो हमारी किताबें थी, उन्हें कोने में न डालिए, उनको उलट उलट के देखते रहिए, उनकी गर्द झाड़ते रहिए, तो कोई नया विचार आ जाएगा। बचपन में कोई किताब आपने पढ़ी हो कार्टून की या कोई? जी, छोटे थे तो चंपक है, नंदन है, पराग है, चंदा मामा है, बच्चों के मैगजीन थे। पिंकी है, हाँ, चाचा चौधरी उर्दू है। में हम लोग पढ़ते थे, खिलौना है, कलियां है, फूल है और बहुत सारे मैगजीन थे बच्चों के, इनको पढ़ते, इनसे पढ़ के हम बड़े हुए हैं। हर बड़ा राइटर लिखने वाला बच्चों के लिए लिखता था, अब तो बहुत कम लिखते हैं। तो कृष्ण चंद्र को पढ़ पढ़ के, उनकी कहानियों को पढ़ पढ़ के एक नई दुनिया हमारे सामने बनी। उनको पढ़ पढ़ के हमने जंगल में जाना सीखा, हमने नए तरीके से सोचना सीखा। आप बच्चों में दिलचस्पी पैदा कीजिए, ये राइटर्स लिखेंगे तो उनको नई चीजें मिलेंगी, तो फिर से इनको घर में लाइए, तो ये बंद नहीं होंगे, आते रहेंगे। आज की नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह के साहित्य पढ़ना चाहिए? देखिए, हम इस तरीके को रोक या कोई प्रतिबंध या कोई इस तरह का आदेश नहीं देंगे। किसी बुजुर्ग को, किसी बच्चे को ये हुक्म नहीं देना चाहिए कि ये किताब पढ़ो, ये कॉपी पढ़ो, नहीं। आप उनके सामने इतना अट्रैक्टिव लिटरेचर अच्छा रखिए, आप पढ़ के कोई नई बात बताइएगा, वही तो रुचि कहीं जागृत होगी, और सामने किताब रखिए तो देखेगा। तो आप उन्हें हुक्म न दीजिए, उनके अंदर अच्छे साहित्य की रुचि जागृत कीजिए। अच्छा, एक और बहुत अहम सवाल कि लड़कियों की बुनियादी जिम्मेदारी क्या है? अच्छी लड़की बनना, एक अच्छा इंसान बनना। तो लड़की की जिम्मेदारी खाली खाना पकाना और खाना खाना ही नहीं है। लड़की की जिम्मेदारी खाली कक्षा पास कर लेना और डिग्री ले लेना नहीं है। लड़की की जिम्मेदारी है कि वो एक अच्छी लड़की बने, अच्छी माँ बने, अच्छी समाज के सदस्य बने और जिस फील्ड में काम करने जाए उसकी एक अच्छी वर्कर बने। तो लड़की का होना या लड़का होना, उनकी जिम्मेदारी यही होती है कि उन्हें ईश्वर ने जो शक्तियां दे के, जो बुद्धि दे के पैदा किया, जिसका उपयोग करके उन्होंने जो प्राप्त किया है, उसका उपयोग इस समाज को बनाने में, आगे बढ़ाने में वो कर सके। बहुत खूब। देश और दुनिया की लड़कियों की हिफाजत के लिए आज का जो माहौल चल रहा है, ऐसे क्या कदम उठाने चाहिए जो हादसे जो हो रहे हैं वो ना हो? देखिए, सबसे पहले तो लड़की को मजबूत बनाना खुद, कि वो अपना बचाव कर सके। लेकिन ये लड़की अकेले नहीं कर सकती, समाज को सहयोग देना पड़ेगा और लड़की के बचाव के लिए लड़के को भी उतनी शिक्षा देना पड़ेगी कि वो लड़की को नुकसान न पहुंचाए। तो मर्दों को शिक्षित करना बहुत जरूरी है, मर्दों के दिमाग को धोना बहुत जरूरी है। लड़की फिजिकली बचाव करेगी, एक बार करेगी, 2 बार, जब तक मर्द का दिमाग नहीं बदलेगा तब तक औरत पूरी तरह अपने को नहीं बचा। और समाज को भी सहयोग देना होगा, मर्द को बदले और वो मर्द पूरे समाज को बदले। इसके लिए हमें अपने घर के माहौल को बदलना चाहिए, हमें अपने भाइयों को, अपने पिता की सोच को ठीक, हर घर में अगर ऐसा हो जाए तो समाज तो अपने आप ही बदलेगा। बच्चों में बचपन से ही जहन में डालना चाहिए कि लड़का लड़की बराबर है, हमें इसकी सहायता करना है, ये कोई चीज नहीं है, हमारी तरह का इंसान है। जी।
तालीम के हवाले से आप हमारी सखियों से क्या कहना चाहेंगे? ये सवाल अच्छा है। देखिए, तालीम या शिक्षा हमारा बुनियादी हक नहीं, हमारी जरूरत, हमारी जिम्मेदारी है। और ये हर वो व्यक्ति जो जन्मा है उसे शिक्षा प्राप्त करना, और लड़की को खास तौर से कोशिश करके शिक्षा प्राप्त करना है, अच्छा पढ़ना है और कोई ना कोई काम भी सीखना है, और जो घर के काम उस पर डाले जाते हैं उनको भी बहुत अच्छा कर लेना है, और ये बताना है कि हम दुनिया में किसी से कम नहीं है, हम सब कुछ कर सकते हैं। तो शिक्षा बहुत जरूरी है, ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, और लड़की को अपने ऊपर विश्वास बहुत जरूरी है। और मैं ये कहना चाहूंगी, मेरी कोई एक बात अगर किसी के दिल को छू जाए और जिंदगी में छोटा सा भी परिवर्तन ले आए तो मैं अपने को बहुत भाग्यशाली समझूंगी। आयशा बाजी, बहुत अच्छी बातें आपने हमारी सखियों को बताई, बहुत शुक्रिया आपका। मोहतरमा आयशा सिद्दीकी साहिबा, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और उम्मीद करते हैं कि आज की बातचीत से हमारी सभी सुनने वाले श्रोता और सखियां इससे फैज उठाएंगी और एक बेहतर जिंदगी के लिए तालीम न सिर्फ लड़कियों के लिए बल्कि लड़कों के लिए भी बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी बात आपने बताई। ये न सिर्फ जिंदगी जीने का नजरिया बदलता है बल्कि उठने बैठने का सलीका भी सिखाता है और जिंदगी में आने वाली परेशानियों को सब्र और हौसले से बाहर निकालने में मदद भी करता है। इसलिए सखियों, इधर उधर बैठकर वक्त जाया मत कीजिए, किताबों से दोस्ती कीजिए और उन्हें अपना साथी बनाइए।